बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको याद होना चाहिए कि आप अपने इससे बिल्कुल पहले वाले लेवल पे जो कि एएस लेवल था उसमें आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का काम क्या होता था, बेसिकली वो करती क्या थी कि वो जो आपके बिजनेस के ओवरहेड की कॉस्ट होती थी उन सारे ओवरहेड्स को एक साथ जमा करती थी और उन सारे ओवरहेड्स को एक साथ जमा करने के बाद एक रेट कैलकुलेट किया करती थी जिसको बोला जाता था ओएआर। ठीक है, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के नाम से आप उसको जानते थे और वो आप लोग अभी पिछली अपनी एएस के अंदर बड़ी क्लासेस के अंदर देख के आ चुके थे। अच्छा, अब वहां पे जो आपका वो ओएआर निकलता था वो निकलता किस तरीके से था? आप लोगों ने जो ओएआर की कैलकुलेशन हमेशा से करी वो इस तरीके से होती थी कि भाई ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि जो भी आपके ओवरहेड्स होते थे वो उठाए करते थे और उसको किसी ना किसी कंपनी या बिजनेस के या फैक्ट्री के एक एक्टिविटी लेवल से डिवाइड कर दिया करते थे, यानी कि बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब वो जो बजटेड एक्टिविटी लेवल आप रखते थे वो आप या तो मशीन आवर्स रख दिया करते थे अगर आपकी जो फैक्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव है, और इसी तरीके से अगर आप लेबर आवर रख दिया करते थे अगर वो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री हुआ करती थी आपकी, राइट? तो आप लोग एक रेट कैलकुलेट कर जाया करते थे और वो जो रेट होता था वो प्रिडिक्टेड रेट होता था, यानी कि एक यूनिट के ऊपर या एक प्रोडक्ट के ऊपर आपके ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, ये आप रेट कैलकुलेट कर लिया करते थे। याद है ना आप लोग को? ये इस तरीके से आप काम किया करते थे। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द एडवांस या फिर मॉडर्न वर्जन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कहा यह जाता है कि यार ये ओल्ड मेथड है और एक तरीके से थोड़ा इनएक्यूरेट मेथड है, तो अब जो हम पढ़ने जाएंगे उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स हम कर सकेंगे। इसका मतलब ये समझ आता है हमें इसको, इस बात से ये बात हमें समझ आई कि जो ओवरहेड एब्जॉर्ब वो जो आप ओएआर निकालते थे या जो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया करते थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो आप एक रेट निकालते थे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं, थोड़ा इनएक्यूरेट होता था। लेकिन अब जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो जो रेट होगा वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बात को आपको ऐसे समझाता हूं कि मेरा बेटा मेरे पास एक कंपनी है और या एक शॉप है मेरे पास, चले छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। और उस शॉप के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं कुछ बर्गर बनाता हूं और एक लेमनेड बनाता हूं। दो काम है मेरे बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा बर्गर है ना वो मैं बेचता हूँ $100 का और जो लेमनेड है वो भी बेचता हूँ मैं $100 का, ठीक है। दोनों $100 के बेच रहा हूँ। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $100 का तो नहीं बिकेगा, जाहिर सी बात है, बर्गर है। लेकिन मैं लेट्स वो एग्जाम्पल के तौर पर $100 का बर्गर बेचता हूँ और $100 का लेमनेड बेचता हूँ। अब जब मैं ये $100 का बर्गर और $100 का लेमनेड बेच रहा हूं तो मुझे ये पता लगा कि यार मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है वो टोटल आया है 1 लाख रुपए। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि यार 1 लाख में से 50,000 रुपए का खर्चा बर्गर पे चला गया होगा और 50,000 का खर्चा लेमनेड बनाने पे चला गया होगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा था। लेमनेड बनाने में बिजली कम यूज हो रही थी और बर्गर बनाने में बिजली ज्यादा यूज हो रही थी, तो मैं जो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कर रहा था वो गलत कर रहा था, यानी वो इनएक्यूरेट एलोकेशन कर रहा था। यानी कि मैं बर्गर के ऊपर बिजली का खर्चा कम चार्ज कर रहा था और लेमनेड के ऊपर बिजली का खर्चा ज्यादा चार्ज कर रहा था। इसका मतलब मैंने बर्गर की प्राइस को अंडर स्टेट किया हुआ होगा और जो मेरी लेमनेड की प्राइस है वो ओवर स्टेट हुई भी होगी मार्केट के अंदर। बात समझ आती है? तो अब हम जब यहां पे एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, अब ये देखो कि किसने जितनी ज्यादा बिजली यूज करी है उसको उतना ही कॉस्ट चार्ज करो और जिस प्रोडक्ट ने जितनी कम बिजली यूज करी है उसको उतनी कम बिजली चार्ज करो। अब हम ये करेंगे। तो अब अगर हम इंट्रोडक्शन टू एबीसी पढ़ना स्टार्ट करें तो ये क्लास के एंड तक आपको 100% समझ आ जाएगा टॉपिक। आपने सिर्फ सब्र के साथ क्लास के एंड तक हर एक नोट बनाने और एक एक बात जो मैं बताते जा रहा हूं बस दिमाग के अंदर बिठाती जानी है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखें जी, एबीसी इज अ मेथड दैट assigns overhead and indirect costs to specific activities related to product of goods and services, providing more accurate cost assessment than traditional method। यानी कि ये काम क्या करेगी, ये आपको ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट की असेसमेंट बताएगी, ये ज्यादा बेहतर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके देगी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जो कि आप वो ओएआर वगैरह के थ्रू कैलकुलेट किया करते थे। अब एबीसी का पर्पस है क्या? तो भाई इसका जो पर्पस है ना वो बड़ा अच्छा है, टू एनहेंस द कॉस्ट एक्यूरेसी बाय ट्रेसिंग एक्सपेंस टू द एक्टिविटीज दैट जनरेट देम, लीडिंग टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड द
कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम बेहतर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स करोगे, जब तुम बेहतर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करोगे, तो जब तुम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे ना, वो ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट होगी, और वो ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट होने से तुम्हें डिसीजंस लेने के अंदर हेल्प मिलेगी और तुम्हें कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए हम अपने जो भी मेथड ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड्स होते थे, जो कि प्रीवियस मेथड होते थे, उनको छोड़ के हम कौन सा मेथड अप्लाई करना शुरू कर देंगे एलोकेशन के लिए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये होता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये भी हम आगे देखेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो भाई, मैं ना तुम्हें ऐसे एग्जांपल देता हूँ यार। मेरे पास ना लेट सपोज एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मैं गाड़ियां बनाता हूँ। अच्छा, अब गाड़ी ना हर कोई सेम एक ही नाम की गाड़ी नहीं बनाती। कंपनी कंपनी के पास डिफरेंट नाम की गाड़ियां चल रही होती हैं। जैसे कि अब एक होंडा कंपनी है तो वो सिर्फ एक होंडा सिविक नहीं बनाती, बल्कि वो 100 गाड़ियां और बनाती है। या टोयोटा की एक कंपनी है तो वो सिर्फ टोयोटा करोला नहीं बनाती, वो 100 तरीके की और भी गाड़ियां बनाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि यार, हम इसको ऐसे समझें कि मेरे पास एक होंडा की फैक्ट्री है और मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। तीनों की क्लास है। एक भाई थोड़ी छोटी गाड़ी है, दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे बड़ी है। जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ी गाड़ी बनेगी तो बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा। उससे छोटी गाड़ी बनेगी तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बिजली का खर्चा कम आएगा। और जब तीसरी गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी बनाऊंगा, तो बिजली का खर्चा और कम आएगा। यानी कि जो ओवरहेड की एलोकेशन है ना, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी गाड़ी पे ज्यादा बिजली लग रही है तो उस पर ओवरहेड का खर्चा भी ज्यादा होना चाहिए, और सबसे छोटी गाड़ी पे कम बिजली लग रही है तो फिर उस पर ओवरहेड का खर्चा कम होना चाहिए। एक रेट नहीं निकाल लेना चाहिए। यानी कि मैं एक ओवरहेड का रेट निकाल लूं कि भाई $2 पर आवर का बिजली का खर्चा आता है, अब मैं $2 छोटी गाड़ी पे भी लगाऊं, $2 बड़ी गाड़ी पे भी लगाऊं, और $2 सबसे बड़ी गाड़ी पे भी लगाऊं, तो ये इनएक्यूरेट कॉस्टिंग के ऊपर चली जाती है बात, तो वो एक्यूरेट नहीं रहती। तो आज के दौर में जो कंपनीज है, दे यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट द ओवरहेड्स। वो अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करती हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए। और उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि भाई वो क्या कर जाती हैं? टू एनहेंस द एक्यूरेसी बाय ट्रेसिंग एक्सपेंस टू द एक्टिविटीज दैट जनरेट्स देम, लीडिंग टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। यहां तक बात समझ आनी चाहिए पहले। अब हम इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर क्या क्या होने चाहिए? तो भाई, सबसे पहले जो आपके दिमाग में की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, वो होने चाहिए सबसे पहले एक्टिविटीज। किनको कहा जाता है? ये एक्टिविटीज क्या होती हैं? लेट सपोज मेरे पास एक प्रोडक्शन लाइन है। प्रोडक्शन लाइन आप समझते हैं क्या होती है? प्रोडक्शन लाइन का मतलब ये होता है, चलो मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी, मैं बताता हूं कि भाई एक लाइन पे एक गाड़ी बनना शुरू होती है। तो भाई शुरू में उसके ऊपर जो है वो पहले उसका चेसी वगैरह लगाते होंगे पहली लाइन से, फिर वो थोड़ी सी गाड़ी चल के आगे जाती होगी। याद करो, बचपन में तुम लोग देखते भी होंगे, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर ये आता भी था। अब मुझे नहीं पता कि अब आता ही नहीं आता, वो पूरी एक प्रोडक्शन लाइन दिखाते थे। तो भाई पहले, सबसे पहले आपने गाड़ी का चेसी वगैरह बनाया, यहाँ पे कुछ लोगों ने काम किया, गाड़ी आगे बढ़ गई, पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई, उसके ऊपर चेसी लगा रहे हैं, आगे गाड़ी बन गई, वो उसके ऊपर जो है वो वायरिंग शायरिंग का काम या जो भी उन्हें फिटिंग फिक्चर्स लगाने वो करने का काम करते हैं। फिर इससे आगे चली जाती है, फिर इससे आगे चली जाती है। तो अब ये जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है ना, ये प्रोडक्शन लाइन के सेटअप्स लगते हैं। यानी कि लेट सपोज मुझे मॉडल ए की गाड़ी बनानी है, तो अब मैं सेटअप लगाऊंगा मॉडल ए के हिसाब से। फिर उसके बाद अब मुझे गाड़ी बनानी है मॉडल बी की, तो अब मुझे प्रोडक्शन लाइन के ऊपर सेटअप लगाना पड़ेगा मॉडल बी के हिसाब का। तो इसका मतलब वहां पे मुझे लोग दूसरे चाहिए हो सकते हैं, हो सकता है वहां पे टाइम ज्यादा लगता हो, तो उसका पूरा सेटअप करने के लिए मुझे हो सकता है कि लाइन बड़ी करनी पड़ती हो, मुझे बेल्ट ज्यादा बड़ा लगाना पड़ता हो लाइन पे चलाने के लिए। तो मुझे जो सेटअप करने पड़ते होंगे उस सेटअप की एक कॉस्ट आती होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हें लाइन का सेटअप लगाना है, तुमने उस प्रोडक्शन लाइन का जो सेटअप लगाना है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी तो एक ओवरहेड है, तो उसकी भी तो तुमने एलोकेशन करनी है। तो इसी तरीके से ये जो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं कि भाई जो सेटअप लगा रहे हैं, वो एक एक्टिविटी बन जाती है। वो क्या बन जाती है? एक एक्टिविटी बन जाती है। इसी तरीके से लेट सपोज मुझे अपनी जो मैं गाड़ियां बनाता हूं, मुझे उन गाड़ियों की क्वालिटी इंस्पेक्शन करानी है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन कराना भी एक ओवरहेड है, एक खर्चा है ना भाई। क्वालिटी इंस्पेक्शन कराऊंगा तो उसका भी क्या आएगा? एक खर्चा आएगा। इसी तरीके से जब मेरी गाड़ियां यहां से तैयार हो जाती हैं, तो मेरा कस्टमर्स जो है वो ऑर्डर प्लेस करते होंगे, तो ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा आता होगा। भाई ऑर्डर लेने के लिए फैक्ट्री में एक बंदा गाड़ी टाइट कर रहा है, बोला हाँ भाई कौन सी गाड़ी चाहिए, अच्छा ठीक है मैं बुकिंग करता हूँ, यहाँ वो गाड़ी टाइट कर रहा है और वो फोन पे भी लगा हुआ है। नहीं, उसके लिए मुझे एक अलग डिपार्टमेंट चाहिए होगा ना। तो जो परचेज ऑर्डरिंग का डिपार्टमेंट है, परचेज प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है, वो एक अलग डिपार्टमेंट होगा, उसका भी खर्चा आता होगा। वो डिपार्टमेंट क्या करता होगा? सेल्स करता होगा, वहां पे जो भी ऑर्डर आते होंगे उसको बनाता होगा, वहां पे भी ओवरहेड का खर्चा आता होगा। तो इसका मतलब जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटीज का मतलब ये निकला कि स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशंस दैट कंज्यूम रिसोर्सेज एंड इनकर कॉस्ट। कोई भी ऐसी टास्क, कोई भी ऐसी टास्क और कोई भी ऐसा ऑपरेशन
जो कंज्यूम करता हो तुम्हारी फैक्ट्री की रिसोर्सेज या तुम्हारे बिजनेस की रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को यूज करने से कोई ना कोई कॉस्ट भी आती हो, उस चीज को एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताई, जैसे कि मशीन सेटअप्स। तो भाई मशीन आपको, अब आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसके ऊपर आपने मशीन का सेटअप करना है कि भाई अभी मैं मॉडल ए की गाड़ी बना रहा था, मॉडल बी बनना है, तो इसका सेटअप चेंज करो, उसका एक खर्चा आता होगा। इसी तरीके से क्वालिटी इंस्पेक्शन, जब मैं अपनी गाड़ियों की क्वालिटी इंस्पेक्शन कराऊंगा, इनका एक अलग खर्चा आएगा, ये भी एक ओवरहेड है। इसी तरीके से ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि जब मैं ऑर्डर्स दूंगा, तो जब ऑर्डर्स हमारे पास रिसीव होंगे तो उसकी प्रोसेस करने के लिए भी एक खर्चा होगा हमारे पास, तो ये भी एक एक्टिविटी है। डन हो गई बात। और इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मैंने बहुत थोड़ी सी लिख के आपको बताई है। आगे बात करते हैं नंबर 2, कॉस्ट ड्राइवर्स। आपको पता होने चाहिए कि यार ये कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर अपने नाम से समझ आ रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी कॉस्ट को ड्राइव करे, जो आपकी कॉस्ट को अराइज करे, जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाए, उसको कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फैक्टर्स दैट कॉज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट में अगर चेंज आ रही है तो वो किसकी वजह से आ रही है, कॉस्ट ड्राइवर की वजह से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी सेटअप करे हुए थे और सेटअप की कॉस्ट थी 1,000। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता लगा यार मुझे 20 सेटअप और करने पड़ेंगे, तो जैसे ही मैं 20 सेटअप और करूंगा तो क्या ये कॉस्ट बढ़ जाएगी? लेट सपोज 3,000 से और बढ़ जाएगी। बात समझ आई? तो ये क्या हुआ, इसने मेरी कॉस्ट को बढ़ा दिया। तो जो कॉस्ट ड्राइवर होते हैं वो कॉस्ट को बढ़ाते हैं। लेट सपोज मुझे ये बात पता थी, अब ऐसे में आसान करता हूं, मुझे एक बात पता थी कि जब मैं सेटअप कॉस्ट करता हूं, तो सेटअप कॉस्ट जो मेरी आती है एक बार सेटअप लगाने की, वो 1,000 रुपए आती है। अब अगर मैं 10 दफा गाड़ी बनाऊं, तो इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। तो यू नो व्हाट दिस 10 टाइम इज नोन एज कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ड्राइवर। इसको कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है। दैट अराइज द कॉस्ट, द फैक्टर दैट कॉस्ट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी की कॉस्ट के अंदर जब चेंज आएगा, तो चेंज का मतलब बढ़ी रही होगी, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो वो कॉस्ट ड्राइवर की वजह से ही होगी। इसी तरीके से क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर मैं करवा रहा हूं, तो भाई क्वालिटी इंस्पेक्शन में कैसे करवा सकता हूं, मैं देखूंगा भाई कितने लोगों से मुझे काम करवाना है। तो भाई मुझे चाहिए भाई ये इंस्पेक्शन जो है वो 100 दफा हुई, या 200 दफा हुई, या 300 दफा हुई। जब 100 दफा इंस्पेक्शन होगी तो कॉस्ट कम होगी, 200 दफा इंस्पेक्शन होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, 300 दफा इंस्पेक्शन करवाऊंगा तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। यानी कि तुम अगर नोटिस करो तो जो कॉस्ट ड्राइवर है, जितनी ज्यादा बार इंस्पेक्शन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये कॉस्ट को भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक्टिविटी की कॉस्ट को भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां पे अगर तुम एग्जांपल देखो, तो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स दी, जैसे कि नंबर ऑफ सेटअप्स। तो नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेटअप्स कम होंगे तो कॉस्ट को, एक्टिविटी की कॉस्ट को कम कर देगा कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन अगर बढ़ेगी तो एक्टिविटी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कम होगी तो एक्टिविटी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस, तो भाई अगर जितना ज्यादा परचेज ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, जितनी ज्यादा परचेजिंग हो रही है हमारी गाड़ियों की, उतनी ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि उतनी बड़ी जगह चाहिए होगी, उतनी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगी, उतने ज्यादा लोग चाहिए होंगे। और अगर आपके ऑर्डर्स गिरेंगे, आपके ऑर्डर्स कम होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का, एक्टिविटी का जो खर्चा है वो भी ओवरऑल के अंदर कम हो रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। अब ना आपको अब यहां से और बात समझ आना शुरू होगी। अगली चीज है कॉस्ट पूल। ये कॉस्ट पूल किसको कहा जाता है, एग्रीगेटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी। अब लेट सपोज मैं आपको बताता हूं कि यार मेरा, यहां पे ना मैं लिख के बताता हूं कि यार मेरा जो मशीन सेटअप है ना, मैं इसको एमएस करके लिख रहा हूं, मेरे मशीन सेटअप्स हुए 10 टाइम्स, सही है। और हर दफा मुझे मशीन सेटअप करने के लिए जो खर्चा लगता था वो कितना लगता था, 1,000 का लगता था। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि यार टोटल मशीन सेटअप का खर्चा आया कितना है, तो तुम बोलोगे सर 10,000, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। तो ये जो 10,000 है ना, ये मैं बोलूंगा ये मेरा टोटल खर्चा है, किसका, मशीन सेटअप्स का। एक दफा एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो कितने का खर्चा आता है मशीन सेटअप का, 1,000 का। कितनी दफा ऐसी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ी, 10 बार ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ी। तो टोटल खर्चा कितना आ गया सेटअप्स लगाने का, 10,000 का खर्चा आ गया। तो अगर मेरे पास 10,000 का खर्चा आ गया सेटअप लगाने का, तो मैं इसी को कहता हूं कॉस्ट पूल, एग्रीगेटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी। तो भाई मशीन सेटअप का खर्चा 10,000 का आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एक्टिविटी लेते हैं। अब हम यहां पे बोलते हैं कि भाई क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है, जो हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन है, जब मैं एक बार कराता था तो 2,000 का खर्चा आता था। मैंने ये क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो करवाई अपनी फैक्ट्री के अंदर, लेट सपोज 10 बार। कितने बार करवा ली, 10 बार। तो मुझे बताओ कि अब मेरा क्वालिटी एक्सपेंशन का एग्रीगेटेड टोटल कॉस्ट कितना आ गया। तुम बोलोगे सर 2,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10,
यानी कि सर 20,000 का खर्चा आ गया। अब जो 20,000 का खर्चा आया ये क्या है? ये आपके पास खर्चा है क्वालिटी इंस्पेक्शन का। तो अब अगर इसको दोबारा देखो तो एग्रीगेटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी। अब आगे एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में मैंने क्या बात समझाई? कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन सेटअप, कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो ये आपको कॉस्ट पता लग गई, यानी कि टोटल कॉस्ट पता लग गई। टोटल कॉस्ट कितनी आई हुई है, इसको कॉस्ट पूल कहा जाता है। तो जब तुम्हारे पास किसी भी एक मशीन सेटअप की, किसी भी एक एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट दी हुई हो तो उसको हम कॉस्ट पूल कहते हैं। यानी कि मशीन सेटअप की टोटल कॉस्ट दी हुई है तो वो कॉस्ट पूल है। क्वालिटी इंस्पेक्शन की जो भी टोटल खर्चा आया है वो टोटल खर्चा तुम्हें एक साथ दिया हुआ है, वो कॉस्ट पूल है। इसी तरीके से अगर तुम ये देखो कि प्रोसेस ऑर्डरिंग का ऑर्डर जो भी प्रोसेस करने का खर्चा आया हुआ है वो अगर एक जगह पे तुम्हें सवाल में टोटल दिया हुआ है तो वो कॉस्ट पूल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट पूल। और आपको पता है जब तुम कॉस्ट पूल को, और ये आगे जाके तुम पढ़ोगे भी, जब तुम कॉस्ट पूल को डिवाइड करोगे ना कॉस्ट ड्राइवर से तो पर एक्टिविटी का खर्चा कितना है वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो जब हम सवाल कर रहे होंगे तो हम उल्टा चलेंगे, कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके पर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल रहे होंगे। अभी मैं तुम्हें क्या बताया कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के इतना था, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने का इतना था। तो नॉर्मली सवालों के अंदर तुम्हें ये दो चीजें दी हुई होंगी और इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हम ये वाली चीज कैलकुलेट कर जाएंगे कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने का कितना खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें यहां पे बोलूं कि यार मेरे पास मशीन सेटअप की जो टोटल कॉस्ट है वो 10,000 है, और मुझे पता है कि 10,000 इस वजह से कॉस्ट आई क्योंकि मैंने मशीन के सेटअप 10 बार लगाए थे, तो मैं इसको डिवाइड किससे कर लूंगा? 10 से। तो मेरे पास आंसर कितना आया? 1,000। यानी कि जब मैं एक दफा मशीन सेटअप की एक्टिविटी करता हूं तो 1,000 का खर्चा आता है। टोटल 10,000 का जो मेरे पास खर्चा आया है मशीन सेटअप का, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पूल। और ये एक्टिविटी कितनी बार परफॉर्म हुई है? 10 टाइम्स। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर के 10 बार। अगर ये एक्टिविटी 11 बार परफॉर्म होती ना, सोचो अगर ये एक्टिविटी 11 बार परफॉर्म होती ना तो ये आंसर अलग आता। ये एक्टिविटी 12 बार परफॉर्म होती ना तो ये आंसर भी अलग आता और ये भी चीज अलग ही होती। तो एक दफा एक्टिविटी परफॉर्म करने का 1,000 का खर्चा है, 10 बार एक्टिविटी परफॉर्म करने का 10,000 का खर्चा है, तो 20 दफा एक्टिविटी परफॉर्म करने का 20,000 का खर्चा हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी, द फैक्टर दैट कॉस्ट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, तो वो यही बात कर रहा है यहाँ पे कि जितने ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर बढ़ेगा उतनी ज्यादा टोटल कॉस्ट पूल भी इंक्रीज हो जाएगा। सही है। अब ये बातें ना ये आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। मैं आपको ब्रेक कर करके क्यों बता रहा हूं कि एक्टिविटीज किसको कहा जाता है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि कॉस्ट ड्राइवर किसको कहा जाता है, और मैं आपको बता रहा हूं कॉस्ट पूल किसको कहा जाता है। कसम खुदा की जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा तुम बोलोगे यार सर ये तो इतनी सिंपल सी चीज थी, ये तो इतनी सिंपल सी चीज थी, तो हमने इसको इतने डेप्थ में क्यों पढ़ा? इस वजह से क्योंकि अभी जब तुम ये डेप्थ में चले जाओगे तो वो तुम्हें चीज बहुत सिंपल लग रही होगी, वरना वो इतनी सिंपल होती नहीं है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं चौथी चीज, यानी कि अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स इन एबीसी। आपको चौथा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, और चौथा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये आपको वैसे भी पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो भाई डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट को कहा जाता है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल कॉस्ट होती है टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो डायरेक्ट कॉस्ट आप ट्रेस कर सकें, जैसे कि रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर, ये ऐसे समझाने के लिए की पॉइंट आपको दिया हुआ है। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपको पता है कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ सिंगल प्रोडक्ट। किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप इसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन या फिर यूटिलिटी के अखराजात। अच्छा जी, अब आप लोगों ने एबीसी के साथ करना क्या है? स्टेप्स इंप्लीमेंटिंग एबीसी या स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग एबीसी। अब एबीसी करने के लिए आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? 4 स्टेप्स अपने पास लिखो। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों ने करना है आइडेंटिफाई सेपरेट कॉस्ट पूल्स। की पॉइंट याद रखिएगा, कॉस्ट पूल आप ऊपर देख के आ चुके हो। क्या होता है कॉस्ट पूल? जिसमें किसी भी एक एक्टिविटी का एग्रीगेटेड टोटल दिया हुआ होता है। इसी तरीके से आइडेंटिफाई सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर, और उस कॉस्ट पूल का क्या सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर होगा वो भी आप देखोगे वहीं पे सवाल के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको मशीन सेटअप की मैंने एग्जांपल दी ना, तो मशीन सेटअप का कॉस्ट पूल दिया हुआ है, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम सेटअप हैज बीन परफॉर्म्ड। बात समझ रहे? सिंपल हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है सवाल के अंदर। सही है। उसके बाद आप क्या करोगे? एक रेट कैलकुलेट करोगे, और वो रेट क्या है? पर एक्टिविटी कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, जो कि मैं अभी ऊपर भी दिखा के आया हूं कि जब तुम कॉस्ट पूल में से कॉस्ट ड्राइवर को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास पर एक्टिविटी पता लग जाएगा कि ओवरहेड कितना है। अब जिस गाड़ी पे जितनी एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसको उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और उसके बाद फोर्थ स्टेप विल बी टू
एलोकेट, और जो चौथा स्टेप होगा उसको तुम लोगों ने क्या करना है, उसका नाम है एलोकेशन। तो भाई ये सारी चीजें आपके पास पहले तो कॉपी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। तो सवाल हम लोग देखते हैं पहले, ये जो भी चीजें हैं, ये वाला एक पेज है पूरा, ये आपके पास, वैसे तो हमने यहां से स्टार्ट किया था, एक छोटी सी डेफिनेशन वगैरह देखी थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बात करी। ये वाला जो पेज है की पॉइंट्स का, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छे से सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए लिखी हुई एक एक बात, और ये सारी बातें अब खुलेंगी सवाल के अंदर आगे, ठीक हो गई बात। और उसके बाद फिर एक और जो पेज हम लोगों ने देखा वो ये वाला पेज देखा, उसके बाद अब हम लोग एक सवाल पे बढ़ेंगे और हम सवाल की तरफ जाते हैं, और अब देखते हैं सवाल हमारे पास किस तरीके से आता है, और फिर उसमें एबीसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, मैं जो तुम्हें सवाल करवाऊंगा ना, वो सवाल हम दो तरीके से करेंगे। पहला, पुराने वाले तरीके से, जो हमारा पुराना वाला तरीका होता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला, ताकि वो भी तुम्हारा पहले रिवाइज हो, क्योंकि तुम्हारे पेपर में वैसा भी करके पूछ के और फिर नए वाला तरीके पे लेके आएगा, और फिर उसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे एबीसी के थ्रू। तो तुम्हें याद आ जाएगा, हाँ यार ये हम ऐसे करते थे, अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीका है, तो वो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से और इस चीज की पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब अगर हम सवाल को देखना स्टार्ट करें, तो ये एक सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। इस सवाल को सबसे पहले गौर से देखिएगा। देखो यार, ये सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे बात करना स्टार्ट करता है और बोलता है एप कैबर पीएलसी असेंबल्स 3 टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स एट द सेम फैक्ट्री। ठीक है जी, एप कैबर एक कंपनी है, एप कैबर पीएलसी इज अ कंपनी, राइट। और वो क्या करती है, 3 टाइप की मोटरसाइकिल्स बनाती है। सबसे पहली जो उसकी मोटरसाइकिल है, अगर आप उसको देखें, सेम फैक्ट्री के अंदर ये सारी चीजें बन रही है। जो पहली टाइप की मोटरसाइकिल है ना, वो मोटरसाइकिल है 50 सीसी सनशाइन। तो एक मोटरसाइकिल का इसने नाम रख दिया 50 सीसी सनशाइन। दूसरी है द 250 सीसी रोडस्टर। तो दूसरी जो मोटरसाइकिल बनती है उसका नाम है 250 सीसी गाड़ी है, और रोडस्टर उसका बाइक है बल्कि, और रोडस्टर उसका नाम है। एंड 1000 सीसी फायरबॉल, और एक और ये बाइक बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं जो 1000 सीसी की है। यानी कि इनकी फैक्ट्री में 3 टाइप की डिफरेंट मोटरसाइकिल बनती है, एक 50 सीसी वाली बनती है, एक 250 सीसी वाली बनती है, और एक 1000 सीसी वाली बनती है। 250 वाली का नाम दे दिया ताकि आपको आसानी रहे, सनशाइन इसका नाम रख दिया इसने, इसका नाम इसने रख दिया रोडस्टर, और इसका नाम रख दिया इसने फायरबॉल। अब वो आगे बोलता है, इट, सुनिएगा जरा सवाल को गौर से, मजे का सवाल। इट सेल्स द मोटरसाइकिल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड in response to the market pressure. AppCable PLC has invested heavily in the new manufacturing technology in recent years, and as a result has significantly reduced the size of its workforce. क्या बोला यहाँ पे उसने, उसने ये बोला कि भाई दुनिया को देखते हुए और मार्केट के प्रेशर को देखते हुए इसने, AppCable ने बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट किया है मशीनरीज के अंदर। यानी कि अब इनके पास प्रोडक्शन लाइंस होंगी, अब इनके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इलेक्ट्रिक या मशीनरी वाली चीजें होंगी, इनके पास लेबर कम हो चुकी होगी। तो उन्होंने ये वाली बात करी है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगी वो रोबोट्स के थ्रू करेंगे या जिसके भी थ्रू करेंगे, लेकिन विच रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। लेकिन क्या हो गया, तुम्हारे बिजनेस की जो वर्कफोर्स है वो कम हो गई। तुम्हें पता है वर्कफोर्स किसको कहते हैं, लेबर को। तो इसने कहा क्या कि भाई इस कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से जो इसके पास लेबर काम करती थी वो कम हो गई। इस लाइन का मतलब ये। डन, क्लियर। अब आगे सुनो, बोलता है हिस्टोरिकली the company has also allocated all overhead costs using the direct labor hours। बोलता है कि पहले, अब जरा सुना, हिस्टोरिकली, यानी कि जब वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता था, पहले वो क्या करता था, वो अपने जितने भी ओवरहेड्स होते थे ना उनको एलोकेट करता था, किस क्या यूज करते हुए, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज करते हुए। तो देखो तुम्हें बजटेड एक्टिविटी लेवल नजर आ रहा होगा कि जब ये ओएआर निकालता होगा तो ओएआर को, ओवरहेड बजट ओवरहेड्स को डिवाइड कर देता होगा किससे, लेबर के डायरेक्ट लेबर आवर्स से। डन, आगे सुनो जरा। बट नाउ is considering introducing activity based costing. AppCaber PLC accountant has produced the following analysis। अब ये आपको कुछ डेटा भी दे रहा है। देखो, एनुअल आउटपुट यूनिट्स तो इसने बता दिए भाई कि कितने कितने यूनिट्स इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, एनुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, कितने कितने लेबर के घंटे लगे हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, तो अगर तुम सनशाइन को देखो तो उसके यूनिट्स बने 2000, उसके ऊपर जो लेबर ने घंटे काम किया वो 2 लाख घंटे काम किया, सेलिंग प्राइस उसकी $4000 है, और उस पर रॉ मटेरियल लगता है $400 का। डन। फिर इसी तरीके से जो रोस्टर है उसके आपने 1600 यूनिट्स बनाए, जिसपे लेबर को 2 लाख 20 हजार घंटे लगे काम करने में, उस रोस्टर को बनाने में, जिसको आप $6000 का बेचते हो मार्केट में, और उसका रॉ मटेरियल आपको पड़ता है $600 का।
क्लियर हो गई बात। फिर होती है फायरबॉल। फायरबॉल के आपने टोटल 400 यूनिट्स बनाए जिसपे 80,000 घंटा लगा तुम्हारी लेबर का, जिसको तुम 8,000 का बेचते हो और उसका जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हें पड़ता है $900 पर यूनिट का, यानी कि एक यूनिट का $900 पड़ता है तुम्हें। आगे सुनो बात को। बोलता है अब यहां तक ना ये सवाल को बिल्कुल आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है, सही है। अब इन शॉर्ट तीन तरीके की मोटरसाइकिल्स बनती हैं। पहले ये लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि उनका बजट एक्चुअली डायरेक्ट लेबर आवर होता था, बट अब उन्होंने बहुत हैविली इन्वेस्ट करा है अपनी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, और अब वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को किसके अंदर, एबीसी में। अब सुनो आगे। आगे वो बोलता है द थ्री कॉस्ट ड्राइवर दैट जनरेट ओवरहेड्स आर। अब आपको यहाँ पे तीन कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिए जिनकी वजह से कॉस्ट जनरेट होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर बताया डिलीवरीज टू रिटेलर। तो डिलीवरीज टू रिटेलर का मतलब क्या है कि रिटेलर तक डिलीवर करते होंगे, उसका भी एक बड़ा खर्चा आता होगा, तो उन्होंने उसको भी एक ओवरहेड का नाम दे दिया। सेटअप्स, अभी हम बात कर रहे थे ना मशीन सेटअप की, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सेटअप्स लिख दिया, ये मशीन सेटअप है तो सेटअप करवाते होंगे। अच्छा, इसको ना एक एक आगे भी पढ़ लेते हैं ना, इसके आगे आगे इसने डेफिनेशन भी लिख के दी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। बोलता है द नंबर ऑफ डिलीवरीज ऑफ मोटरसाइकिल टू रिटेल शोरूम्स, इसका मतलब ये है। सेटअप्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ times the assembly line process is reset to accommodate a production run on a different type of motorcycle। देखो होता क्या है, मैंने बताया ना यहाँ पे तीन टाइप की मोटरसाइकिल है, तो तीनों के लिए जो आपकी असेंबली लाइन होती होगी उसका सेटअप लगाना पड़ता होगा, उसको चेंज करना पड़ता होगा। पहले अगर सनशाइन बन रही है तो सनशाइन गुजर गई, अब रोडस्टर बननी है तो सेटअप चेंज होगा। तो सेटअप चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी एक ओवरहेड है। और इसी तरीके से एक और ओवरहेड दिया हुआ है परचेज ऑर्डर्स। अब ये परचेज ऑर्डर आपको पता हो गया, अभी हम लोग बात करके आ चुके हैं परचेज प्रोसेसिंग की। द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, जितने भी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है, तो इसने बता दिया कि भाई ये आपके पास तीन जो है वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, यानी कि इन तीन मेन वजूहात की वजह से आपके पास कॉस्ट अराइज हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कॉस्ट अराइजर्स, इनकी वजह से ये खर्चे अराइज हुए होंगे। अब अगर आप नीचे आके देखो तो नीचे मजीद और भी डिटेल देता है एग्जामिनर। क्या डिटेल देता है, अब जरा सुनना मेरा बेटा। The annual cost driver volume relating to each activity for each type of motorcycles are as follows। ठीक है जी। अब यहां पे उसने आपको बता दिया कि भाई जो भी आपके जो कॉस्ट ड्राइवर है उनके वॉल्यूम्स बता दिए। अब कैसे बता रहा है, बोल रहा है कि जो तुम्हारी सनशाइन है ना, उसके ऊपर नंबर ऑफ डिलीवरीज जो तुमने करी है ना वो 100 करी है, यानी ये कितनी बार डिलीवर कर रहा है तुमने इसको, 100 बार डिलीवर करा है। अच्छा भाई, इसको बनाने के लिए, सनशाइन को बनाने के लिए तुम्हारा सेटअप कितनी बार लगा, 35 बार सेटअप लगा है। और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितनी बार हुए हैं इसके, 400 बार ऑर्डर्स आए हैं इसके। तो अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें ना डेटा बहुत सारा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रहा है कि भाई तुमने इसकी डिलीवरीज कितनी करी, तुमने इसके बनाने के लिए सेटअप्स कितनी बार लगाए, और तुमने इसके परचेज ऑर्डर्स कितने लिए। ठीक है, इसी तरीके से रोडस्टर के बारे में भी यही तीनों बातें, और फायरबॉल के बारे में भी ये तीनों बातें उसने दी हुई है आपको। क्लियर हो गई बात। अब आगे सुनो मेरी बात। यहां पे अगली बात वो करता है कि यार आपकी जो डिलीवरीज टू रिटेलर है ना उसका खर्चा आया है 2.4 मिलियन। जो आपके पास सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा आया है वो आया है 6 मिलियन, और जो आपके पास परचेज ऑर्डर का टोटल खर्चा आया है वो आया है 3.6 मिलियन। आपको पता है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है, देखो एग्रीगेटेड टोटल है। क्या है ये, एग्रीगेटेड टोटल, कि डिलीवरीज जितनी भी मोटरसाइकिलों की तुमने करी है सबकी मिला के खर्चा है 2.4 मिलियन। सेटअप्स जितनी भी बार तुमने तीनों मोटरसाइकिलों के लगाए हैं उसका खर्चा आया है 6 मिलियन, और जितनी भी बार तुम्हारे परचेज ऑर्डर्स आए हैं उनका खर्चा आया है 3.6 मिलियन। तो इसको कहा जाएगा, ये क्या है, कॉस्ट। जरा देखिएगा ये क्या है, कॉस्ट पूल है, सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, ये कॉस्ट पूल है, द एग्रीगेटेड टोटल ऑफ द एक्टिविटीज। भाई ये नंबर ऑफ डिलीवरीज करना एक्टिविटी है, नंबर ऑफ सेटअप्स लगाना एक्टिविटी है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर लेना एक्टिविटी है। तो जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटीज थी उनका टोटल एग्रीगेटेड टोटल तुम्हें यहां पे दिया हुआ है, और वो क्या है 2.46 एंड 3.6। ये तुम्हारा कॉस्ट पूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉस्ट पूल बन जाएगा। आगे मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हें यहां पे दिए हुए थे ये क्या है, ये तुम्हारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। देखो कितनी बार डिलीवरी करी, 100 टाइम्स। कितनी बार डिलीवरी करी, वो सॉरी डिलीवरी करी 80 टाइम्स। कितनी बार डिलीवरी करी, 70 टाइम्स। और आगे नंबर ऑफ सेटअप्स भी क्या है तुम्हारे पास, ये भी कॉस्ट ड्राइवर है, ये भी कॉस्ट ड्राइवर है, क्योंकि इतनी बार तुमने सेटअप करा है तभी तो ये खर्चा आया है। इतनी बार सेटअप ना करते तो ये खर्चा ना आता। इतनी बार तुमने डिलीवरीज करी है तभी तो ये खर्चा आया है। अगर तुम इतनी बार डिलीवरीज ना करते तो ये खर्चा ना आता। इतनी बार तुमने परचेज ऑर्डर लिए तभी तो ये खर्चा आया है। अगर तुम ये परचेज ऑर्डर ना लेते तो ये खर्चा ना आता। बात समझ रही। तो ये खर्चा आ क्यों रहा है, ये कॉस्ट पूल बन क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। एंड वी नो के कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, विच अराइजेस द
कॉस्ट, विच चेंज द कॉस्ट। बात समझ रहे? अब इसको और टोन डाउन, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ना क्लास, आपको और आसान 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 लगता जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना आगे जाके बिल्कुल ही सिंपल सा हो जाता है फिर। अच्छा, अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई। आगे बोलता है ऑल डायरेक्ट लेबर इज पेड $5 पर आवर, द कंपनी होल्ड्स नो इन्वेंट्री। बोलता है कि जो भी तुम्हारी लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर है, उसको तुम कितना पैसा पे करते हो, उसको तुम पैसा पे करते हो $5 पर आवर, यानी कि डायरेक्ट लेबर का जो तुम्हारा खर्चा है वो $5 का है। उसने ये एक और बात करती। अब वो आपसे बोलता क्या है, बात क्या करना शुरू करता है, सबसे पहले वो आपको बोलता है कि यार कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ एपकेबर पीएलसी 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज करना है? एग्जिस्टिंग मेथड। एग्जिस्टिंग मेथड का मतलब आपको भी पता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेस्ड ऑन लेबर आवर। तो उसने बता दिया कि भाई आपने इसको जो ओआर निकालना है वो किस पे निकालना है? ओआर पे। हम चलते हैं अपने पुराने जमाने पे, जिसका आप पेपर दे चुके हो, बट वो A2 के अंदर भी पूछेगा। और मैं आपको ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास में भी बता चुका हूं, या मैंने आपको समझाया होगा उसके अंदर कि एस का सारा कोर्स अज्यूमशन ली जाती है कि बच्चे को आता होगा A2 पढ़ते हुए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मेरा बेटा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने के लिए मुझे ये तो बताओ कि मेरे पास कितनी मोटरसाइकिल्स थी? 3 मोटरसाइकिल्स थी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। ठीक है। अच्छा जी। हमें कितनी लाइनें बनानी चाहिए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 4 5। अच्छा जी। एक दफा ऐसे यार अंदाजे से बना रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। तो 5 5 करके बना लेते हैं। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहला जो हमने कॉलम बनाया, इसको हम नाम दे देते हैं कि भाई ये मेरा सनशाइन का कॉलम है। दूसरा जो मैंने कॉलम बनाया है, इसको मैं नाम दे देता हूं ये मेरे रोडस्टर का कॉलम है। और तीसरा कौन सा था, सबसे तेज जो चलती थी? फायरबॉल। तो तीसरा जो है उसका कॉलम है फायरबॉल का। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए, यही बोला ना उसने कि भाई आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आज हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। कितना सिंपल है, सबसे पहले सारी कॉस्ट को एक जगह लाएंगे, सेल्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे और बस गेम खत्म हो गई है। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं सेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। आ जाए जी, सेल्स को बुक करते हैं। सेल्स। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारी सनशाइन है, वो एक सनशाइन तुम कितने की बेचते थे मेरा बच्चा? 4,000 की बेचते थे, हाँ या ना? सब लोग आप कैलकुलेटर्स निकाल लो, ये कैलकुलेशन बड़ी होगी। सनशाइन तुम एक यूनिट बेचते थे 4,000 का, और तुमने उसके कितने टोटल यूनिट्स बेचे हैं? सर 2,000 यूनिट्स बेचे हैं हम लोगों ने। ऐसे ही किया है तुम लोगों ने। तो भाई आ जाओ, इसको जरा कैलकुलेट कर लो। तो भाई 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मिलियन। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेल्स पहले की। कैसे निकाला मैंने भाई, खुद देख लो गौर से। सेल्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने लिया सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द आउटपुट। और इसने सवाल में खुद बोला हुआ था कि जो बिजनेस है वो कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करता। इसका मतलब जो भी बनाया वो सारा बिक गया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 8,000,000। ठीक हो गई बात? डन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की सेल्स निकालते हैं। जो दूसरी प्रोडक्ट है वो पर यूनिट कितने का बेचते थे? 6,000 का। टोटल कितने यूनिट्स बेचे? 1,600 यूनिट्स बेचे। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1.06 लिख दिया, 1,600। ठीक है जी। तो ये आ गया 9.6 मिलियन। तो भाई इसकी जो आपने सेल्स करी है वो 9.6 मिलियन करी है। कैलकुलेटर पे लिखते जाओगे, आंसर आता जाएगा 9.6 मिलियन। 0 0। ठीक हो गई बात? आगे आ जाए, अगले की सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। जो आपके पास फायर बॉल है, अब जो फायर बॉल है वो आप कितने का बेचते थे? 8,000 का। और उसके आपने यूनिट्स कितने बेचे? 400 यूनिट्स बेचे मेरा बेटा। तो इसकी सेल्स निकाल लो। तो कितनी आ जाएगी? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 400, मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आ गया आपके पास 3.2 मिलियन। तो भाई 3.2 मिलियन कर दें यहाँ पे। तो ये तुमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, डन। अब तुम लोग क्या रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। तो कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए मेरे बेटा अगेन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सबसे पहले क्या लिखोगे? डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा बेटा मुझे बताओ कि यार तुम्हारा जो सनशाइन है, उसको एक सनशाइन बनने में मटेरियल कितना लगता था? सर 400 का मटेरियल लगता था। ऐसा ही है। तो भाई तुमने टोटल सनशाइन बनाए कितने? सर हमने सनशाइन बनाए क्या कहते हैं, 2,000। टोटल आउटपुट कितने बनाए आप लोगों ने?
2000 बनाए, तो भाई आप इसको कैलकुलेट कर लें अब जरा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 400 इंटू 2000। तो भाई आ जाओ, 400 इंटू 2000, तो ये आपके पास टोटल आ गया 8 लाख का। तो ये 8 लाख की हम लोग मटेरियल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भाई इसके ऊपर आ गया 8 लाख का मटेरियल। ठीक हो गया मेरा बेटा? क्लियर? उसके बाद आगे आ जाओ जरा। तो अगला जो है वो आपके पास है रोडस्टर। रोडस्टर जो है उस पर मटेरियल कितना लगता था? 600 का। और कितनी बार आपने रोडस्टर बनाया सर? 1600 टाइम रोडस्टर बनाया। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो 1600 से। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9,60,000 रुपए का। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें 9,60,000। फिर इसी तरीके से जो तीसरा प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 900। और ये आपने बनाया कितनी बार? सर ये हमने बनाया 400 बार। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो 900 इंटू कितना बन रहा है? 400। तो 900 इंटू 400 कर लो, आंसर कितना आ गया? 3,60,000 आ गया। तो ये 3,60,000 रुपए का मटेरियल यहाँ पे मेंशन कर दो, 360,000। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब मटेरियल के बाद तुम क्या लिखोगे? अब तुम लिखोगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि तुम्हारी वहां पे लेबर भी थी। तो यहाँ हम लिखते हैं अगली चीज, डायरेक्ट लेबर। अब जरा सुन लो, डायरेक्ट लेबर बड़ा सिंपल है। आपको सवाल में क्या बताया था कि आप लेबर को कितना पे करते थे? आप उस लेबर को पे करते थे $5 पर आवर। ठीक है, तो अब अगर तुम नोटिस करो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सनशाइन बनने में लेबर ने कितने घंटे काम किया? सर 2 लाख घंटे काम किया। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? $5 से। तो आ जाए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 1 मिलियन आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो $5 पर लेबर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, 2 लाख को मल्टीप्लाई कर लिया किससे? $5 से। तो मुझे लेबर का टोटल खर्चा पता लग गया कि लेबर को कितना पैसा दिया होगा सनशाइन बनाने में। तो लेबर को जो हम लोगों ने खर्चा करा है वो हम लोगों ने करा है 10 मिलियन का खर्चा करा है मेरे ख्याल से। ये नहीं, 1 मिलियन का करा है, सही हो गया, 1 मिलियन। डन हो गई बात। उसके बाद आप आगे आ जाइए जरा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला खर्चा, लेबर ने कितने घंटे काम किया रोडस्टर बनाने में? 2,20,000 घंटे। हर घंटे का लेबर को कितना पैसा देते थे? $5 देते थे। 2,20,000 इंटू 5। तो ये आंसर आ गया 1,1। ठीक है जी, 1.1 मिलियन। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 11,00,000,000। ये आंसर आया। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, तो लेबर को कितना पैसा दिया आपने फायरवॉल बनाने के लिए? सर लेबर ने टोटल 80,000 घंटे काम किया और हर एक घंटे का हम लेबर को पैसा देते थे $5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, ये आंसर आ गया सर 4 लाख। तो भाई इधर हम लोगों ने पैसा दिया है लेबर को 4 लाख। ठीक हो गया? ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे आ जाएं, और कोई ओवरहेड आपको दिया हुआ है डायरेक्ट? तो डायरेक्ट तो मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब हम लोगों ने क्या निकालना है? अब हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होंगे इस सवाल में? फिक्स्ड ओवरहेड्स, भाई बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। फिक्स्ड ओवरहेड को निकालने के लिए तुम्हें ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे ओवरहेड्स का टोटल कितना है। तो देखो, ये और ये तीनों तुम्हारे ओवरहेड्स हैं। इन तीनों का ना टोटल निकाल लो, यानी कि यहां पे लिखो टोटल ओवरहेड्स। क्या निकालोगे? टोटल ओवरहेड्स। कैसे निकलेंगे आप जरा देखो, 24,00,000,000 +6,000,000 +36,00,000 ठीक है जी। तो ये आ रहे हैं 1,20,00,000 के आ रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, 12,000। ठीक है, 1,20,00,000 के टोटल ओवरहेड्स हैं। इसको तुम डिवाइड करोगे। अब तो मुझे एक बात बताओ, किससे डिवाइड करोगे? ये जो कंपनी थी ये क्या करती थी? ये अपने जो भी ओवरहेड्स होते थे उनको किस बेसिस के ऊपर रख के कैलकुलेट करती थी? टोटल लेबर आवर्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे टोटल लेबर आवर्स हैं कितने? सर टोटल लेबर आवर्स 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 80,000, तो टोटल आ जाएंगे तुम्हारे पास। इसका टोटल निकाल लो। इसका जो टोटल बनता है आज वो पहले कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे पता लग जाएगा टोटल लेबर ने कितने घंटे काम किया। तो भाई कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 80,000। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 5 लाख। यानी कि टोटल लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 5 लाख घंटे काम किया है तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर। तो तुमने जब OAR निकालना है तो इसको टोटल लेबर आवर से डिवाइड कर दोगे 5 लाख से। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेट करते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर आ रहा है
24 पर लेबर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि मेरी लेबर जब 1 घंटा काम करती है तो ओवरहेड का खर्चा कितना आता है? मेरी लेबर जब 1 घंटा काम करती है तो $24 का ओवरहेड का खर्चा आता है। बात समझ आई? तो यहां पे मुझे पता लग गया कि यार मेरी लेबर जब 1 घंटा काम करती है तो कितने का खर्चा आता है? $24 पर लेबर आवर। ऐसे ही है। अब मुझे बताओ, सनशाइन बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया? सर सवाल में ही दिया हुआ है। सनशाइन बनाने के लिए लेबर ने 2 लाख घंटे काम किया, तो ओवरहेड का खर्चा कैसे आएगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 24, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 24। ये आंसर आ गया आपके पास 4.8 मिलियन आ गया आपके पास। तो यहां पे आप लिखे 48000000। ठीक है। और इसी तरीके से जो तुम्हारी सनशाइन थी उसको बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया? 2,20,000। 2,20,000। सही है जी। तो ये आ गया 5280। ठीक है जी। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 5280,000। और उसके बाद ये बताओ कि फायरवॉल को बनाने में लेबर ने कितने घंटे काम किया? सर लेबर ने 80,000 घंटे काम किया। हर एक घंटे का लेबर को कितना दे देते? $24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 80,000। सो द आंसर इज 1920,000। तो ये लिख लेते हैं भाई, 1920,000। सारे ओवरहेड्स हो गए। अब तुम लोगों ने पता है क्या करना है? अब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अब प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं भाई। कॉस्ट में से, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो भाई हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला सनशाइन का हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 1400,000। ठीक है। रोडस्टर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 96, ये 5280। ठीक है जी। 2260,000। ठीक हो गया। उसके बाद फायरबॉल का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 32 माइनस 364 -1920, 520। तो ये आंसर बन रहा है मेरे पास 520000। यानी कि तीनों का प्रॉफिट कितना हो गया? ये तीनों का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अगर ना अभी ना अपने पास एक चीज कैलकुलेट करके रखना, मुझे एक बात तो बताओ, ये बात बड़ी एंड में ना आपको पूरा सवाल समझाने के लिए मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस फैक्ट्री ने तीनों मोटरसाइकिल बनाई, तो तीनों मोटरसाइकिल मिला के इनको प्रॉफिट टोटल कितना हुआ? तो टोटल प्रॉफिट सर कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सबको आपस में ऐड कर दें, आपको सर टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 1400 प्लस 2260 प्लस 520, तो ये 14180 आ रहा है मेरे पास आंसर। तो टोटल जो प्रॉफिट कमाया फैक्ट्री ने वो 4180,000 का प्रॉफिट कमाया। डन हो गई बात? अब सुनो आगे। ये तो आपका तरीका था जो आप एएस लेवल में करते थे। अब आपको बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, ये इतना ही सिंपल होता था उस वक्त। पता नहीं आपको मुश्किल लगता है, अब A2 लग रहा है, कल को इससे आगे वाली चीज पढ़ोगे वो हाँ बहुत सिंपल होता था। ये ऐसे ही होता है जिंदगी के अंदर ये सब की। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सवाल स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे लिखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हम ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं सेम सवाल के ऊपर कि यार अब हमारे साथ क्या सिनेरियो बनेगा या अब हमारा काम किस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है। मुझे नहीं पता जगह कितनी चाहिए, बट लेट सपोज थोड़ी ज्यादा ही जगह चाहिए होगी क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड होता है ये वाला थोड़ा। ठीक है। अच्छा जी। अगेन हमारे पास 3 मोटरसाइकिल्स हैं, एक सनशाइन, एक रोडस्टर और एक फायरबॉल। अब मजे की बात पता है क्या है? इस सवाल के अंदर हमारी जान क्या छुड़ गई? बहुत सारी ऐसी चीजें जो सेम रहनी है उनको तो हम डायरेक्टली उठा उठा के लिख देंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी सेल्स को। भाई सेल्स चेंज तो नहीं होंगी ना? एबीसी यूज करो या एब्जॉर्प्शन यूज करो या एक्सवाईजी यूज करो या कुछ यूज ना करो, सेल्स तो वही रहेंगी। हाँ जी सर। तो सेल्स डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लो पहले तो 800,000। यानी हम सेम सवाल को आप यूज कर रहे हैं, एबीसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे आ जाओ 9600,000। फिर उससे आगे आ जाओ 3200,000। और फिर उससे आगे हमारी ये सेल्स कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट तो कभी चेंज नहीं होती, डायरेक्ट कॉस्ट तो सेम रहेगी। सही है। तो हम लोग अपनी डायरेक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट मटीरियल। और जो हमारा डायरेक्ट मटीरियल है वो हमारे पास यहाँ पे था 800,000 का। ठीक है मेरा बेटा। इसका था 960,000 का और इसका था 360,000 का। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। अब जो तुम्हारी डायरेक्ट लेबर है वो 1 मिलियन की थी पहले, वही यहां पे भी होगी, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट लेबर को तो उतना ही पैसा दोगे ना।
उसके बाद यहाँ पे 1100,000, 1.1 मिलियन, और उसके बाद फिर 400,000, यानी कि 4 लाख। डन हो गई बात। तो ये आपके सारे ओवरहेड्स आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, डायरेक्ट कॉस्ट सारी रिकॉर्ड कर ली। अब आप लोगों ने रिकॉर्ड करने हैं ओवरहेड्स। अब पता है कौन कौन से ओवरहेड्स रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास तीन, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो तुम्हारे पास तीन कॉस्ट पूल्स हैं। ये एक कॉस्ट पूल, ये एक कॉस्ट पूल, ये एक कॉस्ट पूल। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरीज टू रिटेलर। तो इसका जो ओवरहेड है अब मैं ब्रेक करके दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ओवरहेड को ब्रेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा, देखिएगा जरा, ओवरहेड्स। यहाँ पे ना इसको एक अलग कलर से लिखते हैं, ओवरहेड्स, ताकि आपको नजर आए कि आप एबीसी में चेंज क्या हुआ है एब्जॉर्प्शन से। ओवरहेड्स, ये कौन सा था, डिलीवरीज था। अच्छा जी, अब अगर हम लोग डिलीवरीज देखें तो डिलीवरीज का टोटल खर्चा कितना आया है। अब जरा गौर से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं ये सब ना, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। डिलीवरीज का टोटल खर्चा कितना आया मेरा बेटा, सर 2.4 मिलियन। मुझे एक बात तो बताओ, ये डिलीवरीज का जो टोटल खर्चा आया है, तो तुमने टोटल कितनी बार डिलीवरीज करी हैं, तुम ये तो नोटिस करो पहले। सर हमने सनशाइन बेची 100 बार, हमने रोडस्टर बेची 80 बार, और फायरबॉल हम लोगों ने डिलीवरी करी 70 बार। तो सर टोटल 250 टाइम्स डिलीवरीज हुई है, टोटल 250 टाइम्स डिलीवरीज हुई हैं। ये बात समझ आ रही है। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरा बेटा, ये जो तुम्हारी 250 टाइम डिलीवरीज हुई हैं, तो एक डिलीवरी करने का तुम्हारा खर्चा कितना आता होगा, तो तुम बोलोगे सर 2.4 मिलियन का टोटल खर्चा आया है 250 डिलीवरीज का। 250 डिलीवरीज का $2.4 का खर्चा आया है। एक डिलीवरी का खर्चा तुम निकाल लो, एक एक्टिविटी का खर्चा निकाल लो तुम, तो 2400, 2400 डिवाइडेड बाय 250। तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 9600। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो ये आंसर कितना बन रहा है, 9600। यानी कि जब मैं एक बार डिलीवरी करता था ना, अब जरा सुनना, जब मैं एक बार डिलीवरी करता था ना, तो ओवरहेड का खर्चा, वो डिलीवरी का खर्चा कितना आता था, 9600। मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, सनशाइन मैंने डिलीवर कितनी बार करी है, सर 100 बार। तो इसका मतलब अगर मैंने एक बार डिलीवर करी होगी तो खर्चा कितना आया होगा डिलीवरी का, सर 9600। तो 100 बार करी होगी तो कितना खर्चा आया होगा, सर 9600,000। हाँ, तो अब तुमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड करना है। यानी कि तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके रिकॉर्ड करोगे 9600 और 1000, 96। मैंने एक जीरो ज्यादा तो लिख दिया, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। एक मिनट बस वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2400 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, यही आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ये मैंने सही है, 9,60,000 बन रही है, सही है, 960,000 बन रही है। मैंने एक जीरो कैलकुलेटर पे ज्यादा लिख दिया था, इसको साफ करके लिख देते हैं दोबारा से, ठीक है। 960,000, ये पता लगा 960,000 कहां से आया, नोटिस करो दोबारा से। देखो डिलीवरी का टोटल खर्चा कितना आया, देखते रहना इस बात को। डिलीवरी का टोटल खर्चा कितना आया, सर 2.4 मिलियन। टोटल डिलीवरीज करी कितनी थी, सर 250। तो एक रेट निकाल लो। तो पता है तुम्हें क्या है, ये क्या है, कॉस्ट पूल, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। तो दोनों को डिवाइड करके एक रेट निकाल लिया। और आप याद करें कि जब हम ये बात पढ़ रहे थे तो आप लोगों के स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले कॉस्ट पूल निकालना है, ये निकल गया, कॉस्ट ड्राइवर निकालना है, निकल गया, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या करना है, एक रेट निकालना है, वो रेट निकल गया, ये रहा आपके पास वो रेट, और उस रेट को एलोकेट कर देना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस रेट को ही एलोकेट कर रहे हैं अपने सवाल के अंदर। तो यहां पे आके दोबारा से देखो गौर से कि हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने रेट निकाला और हमने देखा कि ये एक डिलीवरी का खर्चा इतना है, तो इतनी बार डिलीवरीज हुई है तो इसमें खर्चा इतना जाना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका खर्चा यहाँ पे लाके मैंने रिकॉर्ड कर दिया 960,000 का। आई होप कि ये बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। अभी दोबारा इसको रिपीट करते हैं। रोडस्टर, रोडस्टर तुमने कितनी बार डिलीवर करी है, सर रोडस्टर डिलीवर हुई है 80 बार। मेरा बेटा एक बार डिलीवर करने का खर्चा कितना आता था, सर 9600। 80 बार डिलीवर करने का खर्चा कितना आएगा, सर 9600 इंटू 80। वेरी गुड, ऐसे ही करना है, 96 इंटू 80। तो ये आ गया आपके पास 786, सॉरी 768। तो यहां पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, 768 000
बात समझ आई। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब मुझे ये बताओ मेरा बेटा कि तुम्हारा एक डिलीवरी करने खर्चा कितना आता था सर 9600। मुझे ये तो बताओ फायरवॉल कितनी डिलीवर करी सर 70 डिलीवर करी है, तो बेटा टोटल फायरवॉल का खर्चा कितना आया होगा सर 9600 मल्टीप्लाई बाय 70, डिलीवरी का खर्चा पता लग जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे कैलकुलेट करें तो 9600 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आ गया 672000। तो यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं 672000। बात समझ आई। अब अगर आप लोग आगे नोटिस करें, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना इन सबको ऐड कर लो, इन सबको आपस में प्लस कर लो, तो इन सबको जब तुम प्लस करोगे ना तो पता है आंसर कितना बनेगा 24000000। यानी कि जो भी तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा था, ये जो पूरा खर्चा था ये एलोकेट कर दिया तुम, ये एलोकेट कर दिया तुम लोगों ने, सही है। तो इसका पहले एक रेट निकाला और फिर उसको ऐसे बांट दिया। ये हम लोग एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे बताओ दूसरा खर्चा ओवरहेड का तुम्हारा कितने का था सर 6 मिलियन का था। तो मेरा बेटा मुझे ये तो बताओ कि जो तुम्हारा 6 मिलियन का खर्चा है ये किस चीज का है सर सेटअप का खर्चा है। मुझे ये बताओ कि टोटल सेटअप्स कितने लगे तुम्हारे सर इन तीनों मोटरसाइकिल्स को बनाने में 35 प्लस 40 प्लस 25 सर टोटल 100 बार सेटअप करना पड़ा है। बेटा ये 100 बार सेटअप करने का टोटल खर्चा कितना आया है सर ये 100 बार टोटल सेटअप करने का 6 मिलियन का खर्चा आया है। तो एक बार सेटअप करने का खर्चा कितना आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया। एक बार सेटअप करने का खर्चा आया होगा सर, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है किससे, यहां पे लिख लेते हैं चले 6 अलग कलर से लिखते हैं 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। तो भाई एक रेट निकाल लो 6 मिलियन, ठीक है, और डिवाइड कर लो इसको 100 से, तो आंसर कितना आया 60,000 आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पे। तो यहां आप लिखें कि भाई जो रेट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 60,000 का रेट आ रहा है। यानी कि एक बार सेटअप लगता था तो खर्चा कितने का आता था 60,000 का। तो अब मुझे बताओ कि सनशाइन को बनाने के लिए सेटअप कितनी बार लगाए 35 बार, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 35, आंसर कितना आ गया 21000000। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई ओवरहेड अगला जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे वो किसका है, ये है सेटअप्स का। तो भाई रोडस्टर के सेटअप करने में कितना खर्चा आया 2100 यानी कि 2.1 मिलियन का खर्चा आया इसमें। उसके बाद मुझे ये बताओ कि भाई जो तुम्हारा रोडस्टर था, रोडस्टर पे कितनी बार सेटअप लगा 40 बार। एक बार सेटअप लगने का खर्चा कितना आता था सर 60,000, तो 40 इंटू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो टोटल खर्चा कितना आ गया 2.4 का खर्चा आ गया। तो यहां पे लिख लेते हैं 2, कलर सेम रखते हैं 24000000। 6 मिलियन में से 2.4 का खर्चा यहां पे आ गया, 2.1 का खर्चा वहां पे आ गया था। अब मुझे बताओ कि फायरबॉल को कितनी बार सेटअप लगाना पड़ा फायरबॉल के लिए सर 25 बार। एक बार सेटअप लगाते थे खर्चा कितने का आता था सर 60,000 का, तो इस 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आंसर कितना आया 1.5 मिलियन आ गया। तो यहां पे आप रिकॉर्ड कर लें 1500000। बात समझ आ गई। उसके बाद अब हम लोगों के ये भी अगर हम टोटल निकालें ना, इन सबको अगर तुम ऐड करो तो 2.1 प्लस 2.4 प्लस 1.5, तो ये टोटल 6 बन जाएगा। यानी कि 6 मिलियन का जो ओवरहेड का खर्चा था सेटअप का वो तुमने एक्टिविटी वाइज बांट दिया। जिसकी जितनी जितनी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसमें उसकी एक्टिविटी के हिसाब से ये सारी चीजें आपने बांट दी। उसके बाद मुझे बताओ तीसरा जो तुम्हारा ओवरहेड है उसका खर्चा कितना है सर 3.6 मिलियन। मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3.6 मिलियन का खर्चा आया है कितनी बार तुम्हें परचेज ऑर्डर लेने पड़े तो ये खर्चा आया था सर 400 प्लस 300 प्लस 100, तो सर हमें टोटल 800 बार ऑर्डर्स लेने पड़े इन टोटल, तो 800 टोटल का ये खर्चा आया है। तो बेटा जरा इधर कैलकुलेशन कर लो, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर करते हैं 36000000, एक रेट कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई बाय वो सॉरी डिवाइड बाय 800। ठीक है, तो आज एक रेट निकालते हैं 36000000 डिवाइडेड बाय 800, यानी कि एक ऑर्डर लेने का खर्चा कितना है 4500 का खर्चा है। एक ऑर्डर लेने का खर्चा कितना है 4500 का। एक सेटअप लगाने का खर्चा कितना था 90 एक डिलीवरी करने का खर्चा कितना था 9600। एक सेटअप लगाने का खर्चा कितना था 60,000। एक परचेज ऑर्डर लेने का खर्चा कितना है 4500 का खर्चा है। तो 4500, मुझे ये बताओ सनशाइन के कितने ऑर्डर लिए सर 400, तो बेटा 4500 मल्टीप्लाई बाय 400, तो आ जाए कैलकुलेट करते हैं 4500 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.8। तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं आ जाए
ओवरहेड। अब किसका ओवरहेड लिख रहा हूं मैं, मेरा बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये ओवरहेड लिख रहा हूं मैं परचेज ऑर्डर का, तो यहां लिखते हैं परचेज ऑर्डर। और अगर हम इसका टोटल निकाल लें तो ये हमारे पास कितना आया था, 1800 000 ठीक है मेरा बेटा। अगले पे आ जाओ। अब अगला अगर तुम देखो तो इसके परचेज ऑर्डर कितने थे सर, 300, तो बेटा 4500 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ गया आपके पास 1350। ठीक है जी, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं 1350 इसको थोड़ा साफ करके लिख लेता हूं, नीचे हाथ जा रहा है इधर, 1350 ठीक है मेरा बेटा। तो उसके बाद आप आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। अगला जो है वो आपके पास कितने परचेज ऑर्डर आए थे इसके, 100 आए थे, और एक ऑर्डर पे कितना खर्चा लगता है, 4500 का लगता है, तो ये 450,000 का हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लाके लिख देते हैं 4, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा ना 450,000, तो ये भी आ जाएगा आपके पास। अब अगर तुम नोटिस करो ना एक मजे की बात, तो इसका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा पता है, इसका टोटल बनेगा 3.6, ठीक है। और इन सब का टोटल पता है कितना बनेगा, 1,20,00,000 जो तुम्हारा बना था उस वक्त, जो भी बन रहा था वो 1 करोड़ बोल रहा था, या जो भी था 120 करोड़ था, या जो भी था, जो भी वैल्यू बन रही थी इन टोटल, यानी कि ये इन सब का टोटल ना, इन तीनों का टोटल, ऐसे बोल देता हूं आसान करके, इन तीनों का टोटल विल बी इक्वल टू इन सब का टोटल, यानी कि ये दोनों चीजें सेम होंगी, बट यहां पे हमने बेहतर एलोकेशन करी है, बेटर एलोकेशन यहां पे हमने करी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आज जरा प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूं, और जैसे ही मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। सुनिएगा इस बात को गौर से, जैसे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्यों वो मैं अभी आपको बताता हूं। प्रॉफिट लिखेंगे यहां पे, तो भाई आ जाए, सबसे पहला प्रॉफिट निकालते हैं 800, ये मैंने इधर एक जीरो कम लिखा हुआ है, इतनी छोटी वैल्यू थोड़ी हो सकती है, ऊपर 3 जीरो थे ना, हाँ इसको सही कर लेना, ये मैंने लिखते हुए जज्बात में एक जीरो कम लिख दिया था, ठीक है, 8 मिलियन था यार, ठीक है। और ये 1800, सही है 1.8, ठीक है जी। चलें जी, आगे आ जाए, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सब लोग, आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, इंतजार मत करिएगा। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आ रहा है 1340, ठीक है जी। तो पहला प्रॉफिट आ रहा है 1340,000, पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट निकालते हैं, तो 9600,000 माइनस 960 प्लस 1100 माइनस 768 माइनस 2400 माइनस 1350 3022, ठीक है जी, 3022,000। लास्ट का प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3200 माइनस 3.6 माइनस 4, ये तुम लोग करते जाओगे साथ साथ, सही है। 1500 माइनस 4 सही है जी, ये मेरे पास आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास माइनस में आंसर लिखिएगा 182,000, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो मेरे पास असल में ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट या फिर ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट्स आए हैं वो एबीसी से आए हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक तो मैं इतना प्रॉफिट कर रहा था एस में, लेकिन एक्चुअल में मैं इतना प्रॉफिट बना रहा हूं एस में। आर में मैंने यहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ है इतना मैं बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट बन रहा है इतना, यानी कि मैंने प्रॉफिट को अंडरस्टेट किया हुआ था रोडस्टर पे। और फायरबॉल मुझे लगता था कि 5,20,000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, बट एक्चुअल में 5,20,000 का प्रॉफिट नहीं बल्कि 182,000 का लॉस दे रही है फायरबॉल। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं ना कि इस टोटल का, इस प्रॉफिट्स का टोटल निकाल लो, ठीक है, इन सब का टोटल निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, 1340 प्लस 3022 माइनस 182, देखो आंसर कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट कर लो, सब लोग कैलकुलेट करें और आंसर बताएं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। यहां पे अगर आप नोटिस करें ना, तो ये आंसर बन रहा है 4180,000। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि इस कंपनी, इस फैक्ट्री का प्रॉफिट और इस फैक्ट्री का प्रॉफिट सेम है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा, प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स में चेंज आएगा, प्रोडक्ट की ज्यादा क्लैरिटी आएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट की ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। अब तक तुम रोडस्टर जब बेच रहे थे तो लॉस में बेच रहे थे, और सॉरी फायरबॉल, और जब तुम रोडस्टर बेच रहे थे तो उसके ऊपर प्रॉफिट तुमने कम रखा हुआ था, जबकि एक्चुअल में तुम्हें उसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और इसी तरीके से सनशाइन के अंदर भी तुमने मसला रखा हुआ था। ओवरऑल फैक्ट्री में तो वही, यही ओवरहेड्स ही तो है जो बटे हैं, यही ओवरहेड्स ही तो है, लेकिन सिर्फ बेहतर एलोकेशन हुई है। यहां पे भी आपने एलोकेट ही करा है उन ओवरहेड्स को, यहां पे भी आपने एलोकेट ही करा है, लेकिन यहां
बेटर एलोकेशन हुई है। सो एबीसी इज द बेटर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एक्चुअली जो एबीसी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, दिस इज द बेटर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। असल कहानी ही इसके पीछे ये है। अगर तुम नोटिस करो, वरना ओवरऑल फैक्ट्री के ऊपर कोई प्रॉफिट चेंज आता ना, अगर तुम कोई डिफरेंट टाइप की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते। नहीं, दिस इज द एडवांस मेथड, दिस इज द मॉडर्न मेथड टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विच विल गिव यू मोर एक्यूरेट डिटेल्ड प्रॉफिट्स, मोर एक्यूरेट डिटेल्ड कॉस्ट। बट जब तुम्हें ये सब कुछ चाहिए इतना डिटेल में, तो फिर जाहिर सी बात है इसके कुछ ना कुछ नुकसानात या कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो अब अगर आगे देखो तो भाई यूजेस ऑफ एबीसी निकला क्या, यूजेस ऑफ एबीसी है क्या क्या। सबसे पहला, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हुई या नहीं हुई, अभी करके आए हो। मोर, जरा देखिएगा, मोर प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स लीड्स टू बेटर प्रोडक्शन कॉस्ट इंफॉर्मेशन, यस या नो, अभी करके आए ऊपर। ये रहा सवाल, यहीं से ये चीज देखिए। उसके बाद आगे आ जाओ, कॉस्ट कंट्रोल, आइडेंटिफाइज, जरा देखिएगा, आइडेंटिफाइज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हेल्पिंग इन कॉस्ट रिडक्शन। तो आपकी कॉस्ट को बहुत जगह पे इसने कम भी किया, जहां पे आपने कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर रहे थे, या जहां कॉस्ट कम चार्ज कर रहे थे वहां ज्यादा भी चार्ज करवाया, क्योंकि बेटर एलोकेशन करवाई इसने। आगे आ जाए जरा, प्राइसिंग डिसीजन सपोर्ट्स सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो, जब तुम्हें पता लगा यहां पे कि हमारा इन पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, और अब तुम पर यूनिट प्रॉफिट निकाल के और इनकी बेहतर प्राइसिंग कर सकते हो सकता है ये तुम कम प्राइस के ऊपर बेच रहे हो, इसकी प्राइस बढ़ा दोगे, बाकियों की प्राइस हो सकता है तुम ज्यादा बेच रहे हो, उनको कम कर दोगे, तो बेटर प्राइसिंग के ऊपर चले जाओगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्राइसिंग डिसीजन लेने में। उसके बाद आगे आ जाए सर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सुनिएगा जरा बात को गौर से, हेल्प्स इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको हेल्प करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करवाने के अंदर, और सर्विसेज को। तो यहां पे देखो, तुम्हें हेल्प करा ना उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करवाने के अंदर। बात समझ रहे? अब आगे आ जाए सर, ये तो हो गए आपके यूजेस ऑफ एबीसी, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ एबीसी या फायदे ऑफ एबीसी। बात समझ आई? लेकिन जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसानात भी हैं, तो वो भी आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, ये आपके पास होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे। और उसके बाद आप एक और चीज नोट डाउन करेंगे, और उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ एबीसी के। एबीसी की लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहली चीज तो कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। यस, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड जो 3 लाइनों में खत्म हो गया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगी, तो ये सारी गेम थी। उसके बाद आगे अगला डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है? इनिशियल सेटअप एंड डेटा कलेक्शन कैन बी एक्सपेंसिव। देखो इसमें डेटा कितना चाहिए था, हर सवाल में जो आपने पिछले सवाल करे हैं अपने एएस के अंदर, क्या ये सारा डेटा इस तरीके से ब्रेक करके दिया हुआ होता है? नहीं दिया हुआ होता, और इस डेटा को कलेक्ट करने की भी कॉस्ट आती है। तो अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा इंटेंसिव है, तो फिर वो रिक्वायर करेगा डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। ये एक और नुकसान है कि भाई तुम्हारा जो डेटा होना चाहिए वो एक तो डिटेल्ड होना चाहिए, और दूसरा एक्यूरेट होना चाहिए। तुम्हें पता है अगर ये डेटा एक्यूरेट ना हो, तो अगेन फिर से एलोकेशन ऑफ ओवरहेड सही से हो ही नहीं पाएगी, फिर वो कभी भी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर हम बात करें कि यार ये जो टॉपिक है ये हमारा क्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है? यस, ये पूरा एक चैप्टर है, 4 में से एक जो आपका अभी ही कंप्लीट हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, आने वाली क्लास में इसमें नंबर ऑफ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी इज वेरी कोर और वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, जो आपको समझ आना चाहिए। आई होप कि जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से यहाँ पे करी हैं, ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, और उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसी टॉपिक के पास पेपर्स भी करेंगे।